स्ट्रेप्टोकोकस, एंटेरोकोकस एंड न्यूमोकोकस। तो हम पहले तो आज ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, मतलब इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकस की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और उसके वायरुलेंस फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। तो क्लासिफिकेशन में स्ट्रेप्टोकोकस को पहले तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्होंने वो किया है क्लासिफाई। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के हिसाब से एरोब एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स जो होते हैं वो जिनको अगर ज़रूरत पड़े तो वो एनारोब्स में बन जाते हैं, वैसे वो एरोब्स ही होते हैं। हेंस इसीलिए उन्हें एरोब्स और फैकल्टेटिव एनारोब्स को एक साथ रखा गया। और ऑब्लिगेट एनारोब्स जो पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकाई है, ठीक है। अब इसके बाद हमें इन एरोब्स और फैकल्टेटिव एनारोब्स जो हैं इनको हम उस पर क्या बोलते हैं, हेमोलाइसिस के बेसिस पे वो कर रहे हैं क्लासिफाई। अल्फा हेमोलाइसिस, बीटा हेमोलाइसिस एंड गामा हेमोलाइसिस। अल्फा हेमोलाइसिस में हमें याद रखना न्यूमोकोकस एपी, अल्फा हेमोलाइसिस न्यूमोकोकस, बीटा बीएस, बीटा हेमोलाइसिस स्ट्रेप्टोकोकाई एंड वाई यस। स्ट्रेप्टोकोकस में गामा हेमोलाइसिस एंटेरोकोकस कराएगा। यस, किसके लिए है? गामा हेमोलाइसिस एंटेरोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस की ब्रांचिंग में, क्लासिफिकेशन में। अब इसके बाद जो मेन ग्रुप है एक्चुअली हमें जो पढ़ना है स्ट्रेप्टोकोकस का, वो बीटा हेमोलाइसिस का जो स्ट्रेप्टोकोकाई है, मतलब अभी तो हम पहले स्ट्रेप्टोकोकाई पढ़ रहे हैं ना, तो बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई को हम फिर लैंसफील्ड ग्रुपिंग के थ्रू, जो एक मतलब स्ट्रेप्टोकोकस है तुम्हारा, उसके बाहर एक सी कार्बोहाइड्रेट होता है जो एंटीजेनिक है, उसके बेसिस पे हम उसको और ज़्यादा क्लासिफाई कर सकते हैं, जिससे 20 सीरो ग्रुप्स बन रहे हैं। 20 में से A to V, मतलब A से लेके ABCD से लेके V तक है, और I और J उसमें नहीं है। और उसमें जो ग्रुप A है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस को हम फिर ग्रिफिथ टाइपिंग बेस्ड ऑन M प्रोटीन, इसके बेसिस पे हमने देखा कि मोर देन 100 M सीरोटाइप्स हैं और जीनोटाइपिंग बेस्ड ऑन M जीन जो M प्रोटीन को कोड करेगा। उसके बेसिस पे हमने देखा कि 200 M जीनोटाइप्स बन रहे हैं। तो ये हमारी इसकी क्लासिफिकेशन हो जाएगी स्ट्रेप्टोकोकस की। उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस को हमने वायरुलेंस फैक्टर्स और पैथोजेनिसिटी में क्या चीज़ें इम्पोर्टेंस देनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं कि जो वायरुलेंस फैक्टर्स हैं इसमें आएगा हमारा कि सबसे पहले सेल वॉल के एंटीजेंस क्या हैं, फिर दूसरा टॉक्सिन्स क्या हैं और एंजाइम्स। सेल वॉल एंटीजेंस, टॉक्सिन्स एंड एंजाइम्स, ये वायरुलेंस फैक्टर्स क्रिएट कर रहे हैं। अब हम सेल वॉल एंटीजेंस में देखेंगे तो एक्चुअली क्या है कि ये है इसका मेन स्ट्रक्चर। सेल वॉल एंटीजन में सबसे अंदर जो लेयर है वो है पेप्टाइडोग्लाइकन की, फिर बाहर आती है सी एंटीजन कार्बोहाइड्रेट एंटीजन जो हम पहले बात कर रहे थे, जिसके बेसिस पे हमने इसको 20 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, A to V एक्सेप्ट I and J। फिर उसके बाद सबसे बाहर की जो लेयर है वो प्रोटीन एंड लिपोटिकोइक एसिड। प्रोटीन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। प्रोटीन में इन्होंने बोला कि जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसमें M, T और R प्रोटीन हो सकते हैं, ठीक है। M प्रोटीन के बेसिस पे हमने इसको फिर आगे और ज़्यादा हमने वो किया था क्लासिफाई, जिसमें हमने मोर देन 100 सीरोटाइप्स बता दिए थे। और अगर उसी को कोड करने वाला M जीन के बेसिस पे हम अगर बात करें तो मोर देन 200 सीरोटाइप्स बन जाते हैं। M प्रोटीन एक प्रिंसिपल वायरुलेंस फैक्टर है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस का, और ये इनहिबिट करता है फैगोसाइटोसिस को और बाय इनहिबिटिंग ऑक्सीजनेशन वाया अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे। ओके, नेक्स्ट हम इसी के बारे में आगे और दे रखा है कि M प्रोटीन के हमने और ज़्यादा T और R प्रोटीन्स के बारे में भी
दिया हुआ, बट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इस पर इतना डिस्कस करके अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हमें क्रिस्प ग्रास्प करना है सब चीज़ों को। और उसके बाद जो अदर सेल वॉल प्रोटीन है, एम एसोसिएटेड प्रोटीन, हेयर लाइक फिम्ब्रे, इन सब का थोड़ा थोड़ा रोल है। अगर तुम इनको सिर्फ मेंशन करोगे, सिर्फ थोड़ा नाम ही याद रखोगे, एफ फैक्टर, एम एसोसिएटेड प्रोटीन, हेयर लाइक फिम्ब्रे, तो उससे भी तुम्हारा काम हो जाएगा। और कई सारे स्ट्रेन्स में नहीं, कुछ स्ट्रेन्स में ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, जिन्हें हम गैस भी बोल रहे हैं, GAS, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, वो कैप्सुलेटेड है। जो इनका कैप्सूल है वो हाइलुरोनिक एसिड का बना होता है, और कैप्सूल जो वो एंटी फैगोसाइटिक होता है, बट नॉट एंटीजेनिक। ठीक है, एंटी फैगोसाइटिक और नॉट एंटीजेनिक का मतलब ये है कि उसको फैगोसाइट नहीं कर सकता, और ना और वो एंटीजेनिक भी नहीं है। मतलब इसका मतलब ये कि तुम फैगोसाइटोसिस उस पर होती नहीं है, और वो एंटीजन की तरह भी काम नहीं कर रहा है बॉडी में। उसके अलावा जो वायलेंस फैक्टर्स क्रिएट करने में सेकंड नंबर पे था हमारा, वो था टॉक्सिन। हेमोलाइसिन्स जो हैं, जो A, C और G ग्रुप है स्ट्रेप्टोकोकस का, वो स्ट्रेप्टोलाइसिन O और स्ट्रेप्टोलाइसिन S के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किए गए हैं। तो इसमें मतलब वो बस RBC के मेम्ब्रेन्स को लाइसिस कर देते हैं, तोड़ देते हैं। फिर एक और टॉक्सिन है SPE, स्ट्रेप्टोकोकल पायरोजेनिक एंड एक्सोटॉक्सिन। SPE जैसे पायरोजेनिक अगर नाम में आ रहा है तो दैट मीन्स ये फीवर कराता है, और इसको पहले स्कारलेट फीवर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तभी यहाँ पे इन्होंने डिक्टेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कि पहले मतलब SPE को पहले हम एरिथ्रोजेनिक या स्कारलेट फीवर टॉक्सिन कहते थे, because its intradermal injection in susceptible children produce local erythema। ठीक है, और SPE के हमने 3 टाइप्स बता रखे हैं, A, B और C। मतलब वैसे ही इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बट हम फिर भी थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि A और C जो है वो बैक्टीरियोफेज कोडेड है, और SPB जो है वो क्रोमोसोमल मीडिएटेड है। ठीक है, हमने मतलब इन चीज़ों को तुम्हें सिर्फ क्रिस्प आइडिया होना चाहिए, इनसे उससे ही तुम्हारा काम बन जाएगा। बिकॉज वी डोंट हैव सो मच टाइम MBBS में कि हम इतना सब कुछ याद करने लगें। तो हेंस अब हम एंजाइम्स देखते हैं। थर्ड फैक्टर था उसका वायलेंस फैक्टर्स जो क्रिएट करेंगे स्ट्रेप्टोकोकस में, वो एंजाइम्स में स्ट्रेप्टोकाइनेज, फाइब्रिनोलाइसिन। ठीक है, ये प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में एक्टिवेट कर देता है, जो कि फिर फिब्रिन बैरियर को तोड़ता है इन्फेक्टेड साइट में, जिससे क्या होता है, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन के स्प्रेड में हेल्प होगा। और इसका थेरेपेटिक यूज़ तो बस हम ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन में और थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर्स में करेंगे, कि भाई जब मान लो हमें स्ट्रेप्टोकाइनेज चाहिए, हमें कहीं पर जहाँ पे भी हमें क्लॉट को तोड़ना है, हम वहाँ पे क्या चाहिए, हम उस क्लॉट को तोड़ने के लिए फिब्रिनोलाइसिन चाहिए। तो हमारे पास अगर बॉडी के पास नहीं है तो हम बाहर से हम स्ट्रेप्टोकोकस के एंजाइम्स स्ट्रेप्टोकाइनेज को यूज़ करेंगे, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन या थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर्स में यूज़ कर लेंगे। दूसरा एक और है हमारे पास स्ट्रेप्टोऑर्डिनेज, DNase है, जो कि एक DNase का सिंपल मतलब हमें पता ही है कि DNA को तोड़ने वाला। फिर इसका थेरेपेटिक यूज़ कहाँ पर कर रहा है कि जो एम्पाइमा के केसेस हैं, उसका जो थिक एक्सुडेट है उसको लिक्विफाई करने के लिए, वो DNA कंपाउंड से बना हुआ है, तो उसको उस पर DNase जैसा एंजाइम जब जाएगा तो वो लिक्विड जैसा बन जाएगा। उसमें फिर आगे इन्होंने सब टाइप्स बता दिए हैं कि A, B, C और D है, जिसमें से B बहुत एंटीजेनिक है। तो anti-DNase B एंटीबॉडीज कैन बी यूज्ड फॉर रेट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस ऑफ द इन्फेक्शन। तो इसका मतलब अगर ये बहुत ज़्यादा एंटीजेनिक है तो इसके खिलाफ बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई होगी, और अगर हम उन एंटीबॉडीज़ की बॉडीज़ दे दें, एंटीबॉडीज़ के एंटीबॉडीज़, समझ रहे हो तुम लोग, तो उन एंटीबॉडीज़ वो एंटीबॉडी फटाफट इनको पकड़ लें, क्योंकि इनका टाइटर ज़्यादा होगा। टाइटर मतलब इनका नंबर बहुत ज़्यादा होगा, इनके खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ बनी होंगी उनका नंबर बहुत ज़्यादा होगा, तो उसके लिए इसीलिए हम उनको फटाफट से देख पाएंगे, और तो हमें मतलब पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है, इसको स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हो रखा है। जैसे कि स्किन इन्फेक्शन पायोडर्मा में या एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, जहाँ पर ASO टाइटर लो है,
ASO टाइटर इज़ फॉर, जो हमने पिछले इसमें यहाँ पे देखा था ना कि स्ट्रेप्टोलाइसिन O है, अगर हेमोलाइसिन के थ्रू हमें टॉक्सिन के थ्रू नहीं पता चल पा रहा तो हम एंजाइम के थ्रू पता कर पा रहे हैं। फिर बाकी एंजाइम्स जो इसमें ये बता रहे हैं कि हाइलुरोनिडेज हैं, स्प्रेडिंग फैक्टर की तरह काम कर रहा है, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड जो टिश्यूज़ में है उसको तोड़ेगा और इंटरसेलुलर स्पेसेस में भी जो है उसको भी तोड़ के, और मतलब ये फिर ऑब्वियसली अगर ये जगह क्रिएट कर रहा है ना फैलने के लिए अपने लिए। और NADAs, सीरम ओपेसिटी फैक्टर, मतलब बाकी एंजाइम्स इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमें बस इनका नाम भी पता हो तो हमें चल जाएगा काम। एंड वी हैव टू बी स्मार्ट, क्योंकि स्मार्ट वर्क से ही काम बनेगा, अदरवाइज हम पूरा याद करने में लग जाएंगे तो इट कांट बी डन। तो गाइज आप बताइए कैसा लगा मेरा लेक्चर, मतलब लेक्चर तो नहीं कहेंगे बट जो भी क्रिस्प वे, इससे हम जल्दी चीज़ों को याद कर सकें, समझ सकें। और मैंने तुम्हारे सामने टेक्स्ट बुक रखी है, मैंने तुम्हारे सामने कितने फटाफट इस चीज़ को पढ़ के दिखाया। हाँ, क्योंकि मैंने पहले पढ़ रखा था, बट तुम्हें भी इससे कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, आई एम टेलिंग यू दिस। और अगर तुम पढ़ भी लेते हो, मिल भी जाता है, वो तुम्हें एग्ज़ाम तक याद रखना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। एंड अगर आप चाहते कि मैं और इस पर आगे बताती रहूँ तो प्लीज़ बताइए। एंड और अगर आप चाहते कि मैं इसकी जगह बुक की जगह मैं वाइट बोर्ड पे बताऊँ तो आप अपने मतलब व्यूज़ शेयर कर सकते हैं। बस इतना ही बोलना था। थैंक यू।